ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारी फिटर थ्योरी की क्लासेस चल रही थी आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है, उसका पार्ट 11 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लोग दिख रहे होंगे पार्ट 11 सॉल्व किया जाएगा। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले पार्ट 1 से पार्ट 10 तक देख लीजिए, फिर 11 देखिए तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। उसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, इसका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आपको क्या करना है भाई, इस वेबसाइट पे विजिट करना है www.globalit.org। इस वेबसाइट पे जाकर के आप बिल्कुल आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चंस का, प्लस ऑनलाइन टेस्ट भी बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे ही टैब आपके सामने ओपन होगा, जैसे वेबसाइट खोलेंगे ना, फ्रंट पे जैसे ही ओपन होगा, यहाँ पे पहला ये ऑप्शन होगा आईटीआई नीमी मॉक टेस्ट, आईटीआई नीमी क्वेश्चन पीडीएफ, सीबीटी एग्जाम पेपर। तो आपको भाई मॉक टेस्ट देना है, इस पे क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करना है, इस पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने मोबाइल फोन में सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई। जैसे सर्च करेंगे पहली वेबसाइट globalit.org के नाम से मिलेगी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे नया टैब इस तरह से ओपन होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा स्लाइड करने पे ये सारे टैब आपको बिल्कुल होम पेज पे ही मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए मॉक टेस्ट है, पीडीएफ है, पीडीएफ डाउनलोड करना, पीडीएफ वाले क्लिक कर लीजिए, नीचे को स्लाइड कीजिए। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है भाई किसका पीडीएफ चाहिए, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। तो भाई फिटर का चाहिए, फिटर पे क्लिक कर लीजिए, नीचे को जाइए। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है भाई, फर्स्ट ईयर का चाहिए, सेकंड ईयर का चाहिए, सेकंड ईयर का चाहिए, सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए, नीचे को स्लाइड कीजिए। अब यहाँ देखिए सारा आपको एक जगह पे इकट्ठा पीडीएफ मिल जाता है। फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5 ऐसे के पार्ट 10 तक किसी पर भी क्लिक करेंगे, इस तरह से क्लिक करते हैं बिल्कुल सिंपली तरीके से आपके सामने ऐसे डाउनलोड होकर खुल जाएगा, ठीक है। तो ये आसान तरीका होगा पीडीएफ डाउनलोड करने का। आपको टेस्ट देना है, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट वाले पे आ जाते हैं। पहला ही टैब आपका आईटीआई नीमी मॉक टेस्ट का था, इस पे क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करेंगे, नीचे स्लाइड करेंगे। अब आपसे पूछेगा भाई कि किसका टेस्ट देना चाहते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का, फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर का देना है फिटर का, ठीक है। क्लिक कर लिया, नीचे को स्लाइड कीजिए, यहाँ पर देखेंगे आप तो शुरू हो गया टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, 4, 5, 6, जो भी देना है 6 वाला देना, 6 वाले पे क्लिक कर लीजिए, ऐसे ओपन हो जाएगा। टिक करना है, नेक्स्ट करना है, क्लिक कर लेना है, नेक्स्ट कर लेना है, क्लिक कर लेना है, नेक्स्ट कर लेना है, क्लिक, उसके बाद नेक्स्ट। एकदम आसान तरीका है, ठीक है। चलिए ये मैंने बता दिया आपको। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए, तांबा और इसकी मिश्र धातु के लिए किस लैपिंग व्हीकल का उपयोग किया जाता है। देखिए इसके बारे में मैंने आप लोग को बड़े अच्छे से बड़े डिटेल में पूरा समझाया था। मैंने क्या बताया था कि जो हमारा लैपिंग कंपाउंड होता है, जो लैपिंग प्लेट पे लगाया जाता है चार्ज करने के लिए लैपिंग प्लेट को, उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, लैपिंग कंपाउंड कहते हैं, लैपिंग कंपाउंड कहते हैं। और ये जो लैपिंग कंपाउंड होता है हमारा दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक अब्रेसिव पार्टिकल, अब्रेसिव पार्टिकल में आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरान कार्बाइड, डायमंड कुछ भी हो सकता है ना, अब्रेसिव पार्टिकल। और दूसरा जो होता है हमारा भाई लैपिंग व्हीकल होता है। क्या होता है, अब्रेसिव पार्टिकल और लैपिंग व्हीकल, लैपिंग व्हीकल, ठीक है। लैपिंग व्हीकल के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ बीच में आ ही रहेगा। लैपिंग व्हीकल के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं भाई, तो मैंने आपको बताया था दो टाइप के होते हैं, एक ऑयल या ग्रीस आधारित, ठीक है। कौन कौन सा, एक हम लोग यूज करते हैं ऑयल या ग्रीस आधारित होता है, ऑयल और ग्रीस आधारित होता है, ठीक है। यह हमारा यूज किया जाता है फेरस मेटल के लिए। किसके लिए भाई, फेरस मेटल के लिए, फेरस मेटल के लिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हम लोग यूज करते हैं सोल्यूबल ऑयल, क्या यूज करते हैं, सोल्यूबल ऑयल यूज करते हैं, सोल्यूबल ऑयल या कैरोसिन का तेल। कैरोसिन का नाम आप लोग सुने होंगे, मिट्टी का तेल जो होता है, कैरोसिन ऑयल कहिए, मिट्टी का तेल कहिए, तो कैरोसिन ऑयल यूज किया जाता है। यह हमारा यूज करते हैं किसके लिए भाई, नॉन फेरस के लिए, नॉन फेरस मेटल के लिए। या फिर मैंने इसी के साथ आपको स्पेशली बताया था कि नॉन फेरस के लिए यूज करते हैं, और हम लोग इसका यूज करते हैं जो हमारा सोल्यूबल ऑयल है या कैरोसिन ऑयल है नॉन फेरस मेटल के लिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टूट गया, नॉन फेरस मेटल, ठीक है। या फिर यूज करते हैं कॉपर और इसके एलॉय के लिए। ये भी मैंने उस दिन बताया था, पीछे की वीडियो में बात हुई है, कॉपर व इसके एलॉय, कॉपर व इसके एलॉय। क्वेश्चन में देख लीजिए क्या पूछा गया, क्वेश्चन में क्या नाम लिया है, क्वेश्चन में बोला भी है तांबा और इसकी मिश्र धातु, मतलब कॉपर एंड इट्स एलॉय, कॉपर और इसके एलॉय के लिए हम लोग क्या सोल्यूबल और कैल्शियम ऑयल यूज करते हैं। ऑप्शन में देखिए सोल्यूबल ऑयल मिल गया तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो मशीन ऑयल है, मशीन ऑयल होता है हमारा ना, इसका जो हम लोग यूज करते हैं क्या कहते हैं, ठीक है, सोल्यूबल ऑयल। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे कैरोसिन ऑयल नहीं रहेगा,
बेंटोमाइट रहेगा ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। कैरो सोल्यूबल ऑयल के साथ बेंटोमाइट रहेगा, मैं भी कह रहा हूँ कुछ तो दिक्कत हो रही है, क्या रहेगा, बेंटोमाइट, ठीक है, बेंटोमाइट रहेगा। जो हमारा कैरोसिन ऑयल है वह इसमें आता है, लैपिंग लुब्रिकेंट में आता है, जैसे मेथिन ऑयल हो गया और कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन मिट्टी का तेल, कैरोसिन ऑयल, ये दोनों हमारे किस में आते हैं, तो ये आते हैं लैपिंग लुब्रिकेंट के अंतर्गत। किसके, लैपिंग लुब्रिकेंट के अंतर्गत। ये हमारे जॉब, एक तो फिनिशिंग अच्छी आती है इनका यूज करने से, किसका, मशीन ऑयल या कैरोसिन ऑयल का यूज करते हैं लैपिंग लुब्रिकेंट के रूप में। ये एक तो फिनिशिंग अच्छी देते हैं और दूसरा जॉब और लैब को गर्म होने से भी बचाते हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, लैपिंग लुब्रिकेंट कहते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिए, सोल्यूबल ऑयल और बेंटोमाइट होता है, ठीक है। यह दोनों नॉन फेरस मेटल के लिए और कॉपर उसके इलाके के लिए यूज किए जाते हैं। और मशीन ऑयल और कैरोसिन ऑयल हमारा लैपिंग लुब्रिकेंट होता है, जो हमारा अच्छी फिनिशिंग देने में मदद करता है, प्लस जॉब और टूल को, लैब टूल को और जॉब को गर्म होने से भी बचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला यह क्या है, तो देखिए इसकी बात करें तो यह फिगर मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, पार्ट 15 96 15 7 105, ठीक है, 7 पार्ट में, पार्ट 7 में क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 में यह आया हुआ था। मैंने बताया था कि ये देखिए बीच में कटा हुआ है तो स्प्लिट, भाई कोई चीज बीच में से कटी होती है, दो भागों में विभक्त है तो स्प्लिट बोलते हैं, स्प्लिट। और ये लैप है, कैसा है, तो बुश के जैसा, जैसे बियरिंग में हम लोग बुश यूज करते हैं लंबा सा, उसी तरह से बियरिंग में जैसे बुश यूज किया जाता है उसी तरह से ये लगा हुआ है, तो स्प्लिट बुश लैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्प्लिट बुश लैब बोलते हैं। ये चीज मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, ठीक है। यूज क्या करने के लिए होगा, तो देखिए कोई भी जॉब होगा इसमें हमारा लैपिंग कंपाउंड का पेस्ट कर दिया जाएगा या चार्ज हो जाएगा, उसके बाद यह कोई बेलनाकार जॉब होगा तो उसके ऊपर चढ़ा करके लैपिंग किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लैपिंग कंपाउंड हम लगा दिए हैं, ये चार्ज हो गया है, तो ये किसी बेलनाकार जॉब होगा हमारा, कोई बेलनाकार सिलिंड्रिकल, बेलनाकार या सिलिंड्रिकल जॉब होगा तो उसकी बाहरी सरफेस की लैपिंग करनी होगी, तो ये इसके ऊपर चढ़ा करके लैपिंग किया जाएगा। तो ऑप्शन देखिए पहला लिखा है बाहरी सतह के लैपिंग टूल, भैया क्या है, बाहरी सतह के लिए लैपिंग टूल है, बाहरी सरफेस के लिए तो है लेकिन बेलनाकार होनी चाहिए, सरफेस कैसी, नॉर्मल नहीं भाई, इसके अंदर कब जाएगा, जब राउंड होगा, बेलनाकार होगा, सिलिंड्रिकल जॉब होगा, तो बेलनाकार जॉब होगा तब यह काम करेगा। तो बाहरी सरफेस के लिए तो है लेकिन इसमें बेलनाकार नहीं लिखा है, इसलिए ऑप्शन सही नहीं होगा। लैपिंग टूल फॉर इंटरनल सरफेस नहीं, ये इंटरनल के लिए नहीं है, बाहरी सरफेस के लिए। इसके आगे आ जाए बाहरी बेलनाकार सतह के लिए, बिल्कुल सही, लैपिंग टूल है किसके लिए, फॉर एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस, बाहरी सरफेस रहे लेकिन बेलनाकार रहे, बेलनाकार होगा तभी हो पाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि ये जो टूल है बाहरी बेलनाकार सतह के लिए लैपिंग टूल है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है उष्मा उपचार में वह तापमान क्या है जो स्ट्रक्चर को ऑस्टेनाइट में 723 डिग्री के बाद बदलता है। देखिए यहाँ पे 723 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, 723 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जब कभी भी स्टील को गर्म किया जाता है तो स्टील जब अपने लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचती है, कहां पे, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचती है, तो उसमें कार्बन घुलना प्रारंभ होता है। कार्बन जब वहां से घुलना प्रारंभ होता है तो वह क्या करता है हमारा, हाँ ठीक है, कार्बन घुलना हमारा जब प्रारंभ होता है तो उसकी आंतरिक संरचना में मतलब परिवर्तन आना शुरू होता है, वो होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे। वो और कार्बन पूर्ण रूप से कब घुल जाता है, तो जब वो अपने अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचती है स्टील, तब कार्बन पूर्ण रूप से घुल चुका होता है और वह ऑस्टेनाइट में बदल जाता है। एक तरह से आप कह सकते हो कि 723 डिग्री सेल्सियस जो होता है या लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, मैंने बताया भी है कि कोई भी मेटल स्टील हो, कार्बन की मात्रा चाहे जितना कम हो चाहे जितना ज्यादा हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, आपका क्या होता है, आपका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हमेशा 723 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कार्बन की मात्रा के हिसाब से बदलता रहता है, कार्बन की परसेंटेज के हिसाब से हमारा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर बदलता रहता है, लेकिन लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कभी नहीं बदलता, वो हमेशा एक ही रहता है। कितना रहता है, 723 डिग्री सेल्सियस। मतलब किसी भी स्टील की लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री सेल्सियस होता है। वो पूछा भी था कि ऑस्टेनाइट में बदलता है, स्ट्रक्चर को किसमें बदलता है, ऑस्टेनाइट में। तो जब हमारा स्टील को गर्म करते हैं, जब वो 723 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचती है ना, मतलब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंचती है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर को हम लोग 723 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं कि 723 डिग्री सेल्सियस उसका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। कोई भी स्टील हो तो इसमें पहुंचते ही हर एक स्टील में कार्बन घुलना प्रारंभ कर देता है। कार्बन घुलना प्रारंभ होने का मतलब है आंतरिक संरचना में परिवर्तन आना। परिवर्तन आना मतलब किसमें बदलने की कोशिश करने लगता है, ऑस्टेनाइट में बदलने की कोशिश करने लगता है। यह पूर्ण रूप से ऑस्टेनाइट में कब बदल जाता है, जब कार्बन पूर्ण रूप से घुल जाता है। कार्बन पूर्ण रूप से कब घुल जाता है, जब स्टील हमारी है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंचती है। मतलब जब हमारी स्टील अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच जाती है तो कार्बन पूर्ण रूप से घुल जाता है, उस समय हमारी स्टील पूर्ण रूप से ऑस्टेनाइट में बदल जाती है। ऑस्टेनाइट हमारी कठोर संरचना होती है, परंतु
भंगुर नहीं होती है। सोचिए कठोर है लेकिन भंगुर नहीं है, और ये अचुंबकी भी हो जाती है, नॉन मैग्नेटिक हो जाती है। चलिए फिर मेल्टिंग टेम्परेचर, जिस पर कोई हमारा मेटल पिघल जाए तो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर यही है, क्रिटिकल एक लोअर क्रिटिकल एक अपर क्रिटिकल, दो क्रिटिकल टेम्परेचर होते हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला कह रहा है यदि गर्म स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाए। देखिए इसमें 2-3 पॉइंट आप पकड़ लेंगे ना, बड़े मजेदार तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला तो कह रहा है कि हमें स्टील को धीरे धीरे ठंडा करना है। कैसे ठंडा करना है? धीरे धीरे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो पुरानी संरचना को बनाए रखा जाता है, कि हम स्टील को धीरे धीरे ठंडा करते हैं जिससे अपने वो पुरानी संरचना बनाए रखे, अपने पुरानी लगभग अवस्था में आने की कोशिश करें, ठीक है, बनाए रखता है। और इसमें बारीक ग्रेन्स होंगे जो इसे आसानी से मशीनन योग्य बनाएंगे। मशीनन योग्य मतलब मशीनेबिलिटी बताया ना, जिससे आसानी से काटा और घिसा जा सके, तो उसे बोला जाता है कि मशीनेबिलिटी का गुण है, मशीनन का गुण है, ठीक है। इसे आसानी से मशीनन करने योग्य बना देता है। तो वह क्या होता है? देखिए धीरे धीरे ठंडा किया जाए। धीरे धीरे ठंडा किसमें होता है? तो हम लोगों ने बात किया था कि एनीलिंग में हम लोग क्या करते हैं, मेटल को गर्म करते हैं और उसे भट्टी में ही ठंडा होने देते हैं। जैसे कोई भी आप जॉब ले लो, उस पे मान लीजिए जॉब हमारी सीधी है, आपने उसे पीट पीट करके क्या किया, मोड़ दिया। मोड़ेंगे तो वह इस तरह से आकृति उसकी मुड़ जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, जब मुड़ेगी तो वहां पे इसके मेटल में खिंचाव आएगा, गर्म होगा, ठंडा होगा। तो इसके जो पहला इसका प्रॉपर्टीज रहेगा वो प्रॉपर्टीज नहीं रहेगी, प्रॉपर्टीज बदल जाती है। तो हम चाहते हैं कि अपनी पुरानी मोड़ने के बाद भी, खिंचाव आने के बाद भी अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज बनाए रखे, अपनी पुरानी संरचना बनाई रखे। उसके लिए हम लोग एनीलिंग करते हैं, ठीक है। तो हमने बात किया अभी था कि एनीलिंग में हम लोग क्या करते हैं, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म करते हैं और धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं। भट्टी में ही छोड़ देते हैं या राख में दबा देते हैं, जिससे धीरे धीरे ठंडा। तो धीरे धीरे ठंडा वाला मिल गया। प्लस मैंने बताया था कि जब एनीलिंग हम लोग करते हैं तो इससे हमें फायदा क्या होता है, हमारी हार्डनेस दूर होती है। क्या दूर होती है भाई? हार्डनेस दूर होता है भाई। कठोरता दूर हो गई, अगर वो कठोर ही नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट बन जाएगा। मतलब स्टील सॉफ्ट बनती है, ठीक है। सॉफ्ट बनने का मतलब डक्टिलिटी का गुण बनेगा। डक्टिलिटी मतलब जिसे आसानी से तार के रूप में खींचा जा सके, ठीक है, हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। मशीनेबिलिटी का गुण होगा भाई, सॉफ्ट होगी तो आसानी से काट और घिस सकते हैं, मतलब मशीनेबिलिटी के भी गुण आ जाएगी, मशीनेबिलिटी का भी गुण आ जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन भी दूर होता है इससे, स्ट्रेस स्ट्रेन भी दूर होता है। ये सब एनीलिंग के द्वारा होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, एनीलिंग वाला, ठीक है। हार्डनिंग कब होता है? देखिए तो जब हम लोग मेटल को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर। कितना अपर क्रिटिकल टेम्परेचर? ये सब मैं देखिए उतना लिख नहीं रहा क्योंकि मैं पहले ही सब डिटेल में बता चुका। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से जब 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर इसको गर्म किया जाता है, जब हम लोग गर्म करते हैं तो वह क्या होता है, मेटल हार्ड होता है, ठीक है। लेकिन गर्म करने से हार्ड नहीं होता है। गर्म अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर होगा तो पूर्ण रूप से ऑस्टेनाइट में बदल जाएगा। जब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर इसको गर्म करेंगे तो पूर्ण रूप से किसमें बदल जाता है भाई, ऑस्टेनाइट में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? ऑस्टेनाइट में बदल जाता है। फिर जब उसको तेजी से ठंडा करते हैं ना, तेजी से ठंडा करने पे यह एक नए पदार्थ में बदलता है जिसको लोग मार्टेनसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्टेनसाइट बोला जाता है। और यह एक कठोर पदार्थ होता है, इसीलिए हमारे स्टील में फिर हार्डनिंग का गुण आ जाता है, हार्डनेस का गुण आ जाता है। आई बात समझ में? अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म करेंगे 30 से 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर, और तब वो पूर्ण रूप से ऑस्टेनाइट में बदल जाएगा। और जब वहां से तेजी से ठंडा करते हैं ना, तब वो हमारा किसमें बदल जाता है, एक नए पदार्थ में बदल जाता है जिसको मार्टेनसाइट कहते हैं। वो एक कठोर पदार्थ होता है। फिर देखिए बारी है भाई किसकी, टेम्परिंग की। तो देखिए जो हमारा टेम्परिंग होता है ना, यह हार्डनिंग और टेम्परिंग हमेशा एक साथ आता है। किसी भी मेटल की जब हार्डनिंग करते हैं तो मार्टेनसाइट में जब बदलता है तो वह बहुत कठोर हो जाता है। मार्टेनसाइट में बदल गया, मार्टेनसाइट एक कठोर पदार्थ है, लेकिन कठोरता के साथ आप लोग जानते हैं जो कोई मेटल कठोर होने का मतलब कार्बन की मात्रा ज्यादा आना। और कार्बन जब ज्यादा होता है तो उसमें अतिरिक्त भंगुरता आ जाती है, मतलब चोट लगती है, वो टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाएगा, तो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। चीजें उजल बेकार हो जाएगी। हार्ड कर दिए, कठोर तो होगा लेकिन जैसे ही चोट लगेगा वह टूट जाएगी, तो किस काम की चीज है। तो जो अतिरिक्त भंगुरता आई उसको खत्म करने के लिए, एक्स्ट्रा ब्रिटलनेस को खत्म करने के लिए फिर हम लोग टेम्परिंग करते हैं। क्या करते हैं भाई? टेम्परिंग करते हैं। इसको हम लोग 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही करते हैं। कितना? 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही किया जाता है टेम्परिंग। इससे क्या फायदा होता है? इससे हमारा फायदा यह होता है कि जब हम लोग टेम्परिंग करते हैं डियर ना, तो इसमें अब शॉक रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है, मतलब झटकों को अब सहन कर पाएगा। शॉक रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाएगा, या कह लीजिए शॉक रेजिस्टेंस मतलब झटकों को सहन कर लेगा। कह सकते हैं हम लोग टफनेस का गुण, टफनेस भी झटकों को सहन कर लेता है, तो टफनेस का गुण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ये आप झटकों को सहन कर लेता है, या कह लीजिए अतिरिक्त भंगुरता समाप्त हो जाती है। भंगुरता को कम करने के लिए, भंगुरता कम करने, यह सब काम हमारा किससे हो जाता है भाई?
टेम्परिंग हो जाता है। ये हमारा किसमें है, देखिए ये नॉर्मल कंडीशन में टेम्परिंग इस तरह से होता है, ठीक है। अगर ये आपका क्या हो जाए, केस हार्डनिंग वाली बात आ जाए, कौन सी, केस हार्डनिंग की, तो केस हार्डनिंग में हम लोग क्या करते हैं, केस हार्डनिंग में सिर्फ ऊपरी सरफेस हार्ड की जाती है, किसी भी जॉब की सिर्फ ऊपरी सतह हार्ड की जाती है, अंदर का टफ और मुलायम बना रहता है। तो केस हार्डनिंग वाले में हम लोग क्या करते हैं ना, पूरा इसको साफ नहीं, सॉरी, इसको टेम्परिंग करने के लिए केस हार्डनिंग में जिस भी मेटल का हम लोग टेम्परिंग करेंगे वो 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। नॉर्मल वाले में 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे, लेकिन जो केस हार्डनिंग के द्वारा हार्ड किए गए, केस हार्डनिंग मतलब सिर्फ ऊपरी सतह उनकी कठोर की गई है, उनका टेम्परिंग करना होता है तो वह 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे किया जाता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नॉर्मलाइजिंग में देखिए क्या है भाई, तो नॉर्मलाइजिंग में हम लोग मेटल को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म करते हैं और फिर नॉर्मल ठंडा होने देते हैं स्थिर टेम्परेचर पे, कमरे के वायु के तापमान पे ना, कमरे में नॉर्मल तापमान पे उसे ठंडा होने देते हैं, ठीक है। तो वो नॉर्मलाइजिंग, देखिए यहाँ पे नॉर्मलाइजिंग रहेगा, वो नॉर्मलाइजिंग हमारा होता है। इससे हमारा क्या फायदा होता है कि आंतरिक दोष दूर होते हैं, जो भी हमारे इसके अंदर आंतरिक दोष है, आंतरिक दोष दूर होते हैं। और क्या होगा, आंतरिक संरचना रिफाइन होगी, आंतरिक संरचना या ग्रेन रिफाइन होगा, परिष्कृत होगा, जो भी समझ लीजिए, ठीक है। यह सब हमारे काम नॉर्मलाइजिंग, मतलब आंतरिक दोष दूर हो जाएगा, आंतरिक संरचना, यह भी हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन भी दूर कर लेती है। क्या करती है, स्ट्रेस स्ट्रेन भी इसमें दूर होता है, लेकिन कब, जब हमारा नॉर्मलाइजिंग एनीलिंग ऑप्शन में नहीं होता, उस केस में कभी कभी इसको भी हम स्ट्रेस स्ट्रेन दूर करने के लिए खेल लेते हैं। नहीं, मेन रूप से हमारा क्या है, इसके आंतरिक दोष दूर करने के लिए, कोई भी हमारा मेटल है, कोई दिक्कत आ गई, उसको नॉर्मल करना, आंतरिक दोष दूर करना, आंतरिक संरचना को रिफाइन करना, ग्रेन संरचना को रिफाइन करना, इस टाइप के काम हमारे नॉर्मलाइजिंग में होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं ना, समझ में आ गया, सब क्लियर हो गया, ठीक है, सबको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलिए अगला क्या है भाई, एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा वाली गर्म वाली स्टील का नाम क्या, देखिए क्या कह रहा है, एक नई संरचना बनाने के लिए तेजी से ठंडा होने वाली गर्म स्टील का नाम। मैंने क्या बोला था, जब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो पहुंच जाता है तो कार्बन पूर्ण रूप से घुल जाता है, वो ऑक्साइड में बदल जाता है। जब तेजी से ठंडा कर देते हैं तो वो एक नया पदार्थ बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, मार्टेनसाइट कहते हैं। यही तो बताया था मैंने, क्या बोलते हैं, मार्टेनसाइट बोलते हैं। और यह हार्डनिंग हो जाता है, तभी तो हार्डनिंग होता है। ये किसमें होता था, हार्डनिंग में हो रहा था, वो हार्ड हो जा रहा था। हार्ड होने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, उसका टेम्परिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे, टेम्परिंग कर रहे थे। हार्डनिंग के बाद जब टेम्परिंग कर रहे थे हम लोग, जब टेम्परिंग करते हैं ना, तो ये जो मार्टेनसाइट होता है हमारे, जो ये हमारा मार्टेनसाइट होता है ना, ये एक नई संरचना में बदल जाता है। किसमें, प्रूस्टाइट। यह भी कभी कभी पूछ सकता है, प्रूस्टाइट। आई बात समझ में, क्योंकि देखिए कठोर हो गया, कठोर होने पे अतिरिक्त भंगुरता आ गई, उस अतिरिक्त भंगुरता को समाप्त करने के लिए हम लोग टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे किया जाता है, 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे करते हैं। जब टेम्परिंग करते हैं हम लोग ना, तब क्या होता है, जो हमारा मार्टेनसाइट था वो एक नई संरचना बदलता है, जिसे प्रूस्टाइट कहते हैं, ठीक है। फेराइट क्या आप लोग जानते हैं, सबसे शुद्ध लोहा है भाई। क्या है, सबसे शुद्ध लोहा है, सबसे शुद्ध लोहा है। कार्बन की मात्रा हमारी जो होती है, इसमें कार्बन जो होता है हमारा, कार्बन 0.008 से कितना होता है, 0.025%। लेकिन इसको निगलेक्ट मान लिया जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए ज्यादातर ये बोलते हैं कि कार्बन की मात्रा 0% होती है। सबसे मुलायम संरचना होती है, सबसे मुलायम संरचना फेराइट, ठीक है। ऑस्टेनाइट क्या है, तो वही मैंने बताया आपको, जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे वो पहुंच जाता है, जब स्टील पूर्ण रूप से घुल चुका होता है, तो हमारा ऑस्टेनाइट कहलाता है। पियरलाइट क्या है, तो पियरलाइट देखिए फेराइट और सीमेंटाइट को मिला करके, फेराइट प्लस सीमेंटाइट जब मिलते हैं, सीमेंटाइट जब मिलते हैं तो ये हमारा क्या बना देता है, पियरलाइट बना देता है। मतलब जब आप कह सकते हो कि जब हमारा क्या हो जाए, जब हमारे स्टील में कार्बन की मात्रा 0.84% पहुंच जाए, स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी पहुंच जाए, 0.84%, तो वह संपूर्ण रूप से पियरलाइट में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, पियरलाइट में बदल जाती है। कार्बन की मात्रा क्या है, यह कार्बन की मात्रा, कार्बन कितना हो जाए, 0.84। जिस स्टील में कार्बन की मात्रा 0.84% होती है, वह संपूर्ण रूप से पियरलाइट में बदल जाती है, ठीक है। और जो ये पियरलाइट संरचना होती है ना, ये हमारी सबसे मजबूत संरचना होती है, सबसे मजबूत संरचना यही है, पियरलाइट। जबकि जो सीमेंटाइट है, जो हमारा सीमेंटाइट है ना, सीमेंटाइट संरचना जो होती है, यह सबसे कठोर होती है। कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा इसी में होता है, यह सबसे कठोर, ठीक है, यह हमारा सबसे कठोर होती है, लेकिन मजबूत नहीं। कठोर हार्ड तो हो जाती है,
कठोर होती है परंतु भंगुर हो जाती है, परंतु भंगुर हो जाती है, इसीलिए उतना मजबूत नहीं। ठीक है, तो हमारे हो गए ना फेराइट, पियरलाइट, सीमेंटाइट, सबके बारे में मैंने आपको बता दिया है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला कह रहा है काटने की क्षमता को जोड़ने और स्टील पर घिसने का प्रतिरोध उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या है। देखिए टेम्परिंग क्या करता है, अतिरिक्त भंगुरता को समाप्त करता है। क्या करता है, अतिरिक्त भंगुरता समाप्त करता है, या शॉक रेजिस्टेंस या टफनेस का गुण उत्पन्न करता है। एनिलिंग क्या करती है भाई, एनिलिंग सॉफ्ट बनाती है, हार्डनेस दूर करती है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि काटने की क्षमता जुड़े और स्टील घिसे ना। भाई स्टील किसी दूसरे को कब काट पाएगी, जब वो खुद कठोर होगी, और जल्दी घिसेगी कब, नहीं जब वो कठोर होगी। जबकि एनिलिंग तो सॉफ्ट बनाता है, कठोरता को दूर करता, तो यह होगा नहीं। नॉर्मलाइजिंग या आंतरिक दोष को दूर करने, आंतरिक संरचना या साइज को रिफाइन करने, ग्रेन आकार को रिफाइन करने के लिए होता है, तो यह भी नहीं होगा। हार्डनिंग, यह बिल्कुल सही है। हार्डनिंग मतलब हार्ड बना देगा तो दूसरे को काट देगा और जल्दी घिसेगा भी नहीं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, अगला कह रहा है चरम भंगुरता को दूर करने और स्टील में टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस प्रेरित करने। देखिए चरम भंगुरता मतलब जो एक्स्ट्रा ब्रिटलनेस आ गई थी उसको दूर कर दे और टफनेस और शॉक रेजिस्टेंस का गुण उत्पन्न हो जाए। किसमें होता है, मुझे नहीं लग रहा बताने की जरूरत है, टेम्परिंग। ठीक है, बाकी एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग जस्ट पीछे मैं आपको बता चुका हूं। अगला है स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करने और उसी तापमान में एक समय के लिए रखने की प्रक्रिया। इसको थोड़ा सा समझिएगा ना, बड़ा मजेदार चीज है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए कह रहा है कि हम लोग स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करेंगे और उसी तापमान पे एक समय के लिए उसको रखेंगे। तो इस रखने की प्रक्रिया क्या होती है, इसके कहने का मतलब है ना कि जैसे मान लीजिए कोई आपके पास स्टील का ब्लॉक है, हमारे पास क्या क्या हो गई भाई, स्टील हो गई, या फिर कह लीजिए इस टाइप से किसी भी तरह से आप बना लीजिए। ठीक है, या ब्लॉक टाइप का हो गया, या हो गया हमारी स्टील की ब्लॉक है। जब हम लोग इसको गर्म करते हैं, क्या करने के लिए, हार्डनिंग वार्डनिंग कोई भी प्रोसेस करना है, आपको नेलिंग कुछ भी करना है, तो जब गर्म करते हैं तो मान लीजिए आप इसको इधर से हीट दे रहे हैं, ऊपर से हीट दे रहे हैं, इधर से हीट दे रहे हैं, इधर से हीट दे रहे हैं, नीचे से दे रहे हैं, इधर से दे रहे हैं, मतलब हर साइड से। ठीक है, तो 1 2 3, इधर पीछे वाली सरफेस 4, फिर ये ऊपर 5 6, मतलब 6 फलक हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 ऊपर नीचे, तो टोटल 6 फलक हो गए। तो हम लोग जब इसको गर्म करेंगे चारों तरफ, मतलब 6 तरफ से एक बराबर हीट दी जा रही है। तो कभी भी देखते हैं कोई मेटल, मान लीजिए आप आगे वाला हिस्सा आग में गर्म कर रहे हैं, तो आगे जितना टेम्परेचर होगा उतना ही टेम्परेचर यहाँ नहीं होगा, क्योंकि धीरे धीरे टेम्परेचर आता है वापस ना। तो इसके बराबर गर्म होने के लिए आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। मान लीजिए आगे 100 डिग्री सेल्सियस गर्म है, तो पता चलेगा यहाँ पे अभी आपका 98 ही होगा। जब थोड़ी देर आप उसी टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको पकड़े देंगे, तो धीरे धीरे हीट यहाँ आते आते यह पता चलेगा 5-10 मिनट बाद या 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगी। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे होता है। जब हमारा पूरा स्टील होता है, भाई कोई भी हमें एनिलिंग करना है, हार्डनिंग करना है, टेम्परिंग करना है, कुछ भी करना है, तो हमारे स्टील का टेम्परेचर या जो भी हमारा मेटल धातु जिसको गर्म करे, उसका टेम्परेचर पूरा एक समान होना चाहिए। अगर कहीं पर भी टेम्परेचर पता चला कम में ज्यादा है, तो जब आप उसे तेजी से ठंडा करोगे या धीरे धीरे ठंडा करोगे, तो जहां पे ज्यादा गर्म होगा उसका प्रॉपर्टीज अलग आ जाएगा, जहां कम गर्म होगा उसका प्रॉपर्टीज अलग आ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि पूरा जो हमारा स्टील है, पूरा हमारा बॉडी का क्या टेम्परेचर एक समान रहे। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप जब भट्टी में गर्म करोगे तो पूरा 6 तरफ से, मान लिया कि 6 तरफ से आप पूरा बराबर आंच दे रहे हो, इसको गर्मी दे रहे हो, हीट दे रहे हो, तो पता चलेगा जब ये हमारा शुरू में क्या होगा, बाहरी सरफेस पहले भाई कितना पहुंचेगी, मान लीजिए बाहरी सरफेस हमारी क्या होगी, पहुंच गई 980 पे, फिर 985 हो गया, 990 हो गया, 995 हो गया, फिर बाहरी सरफेस हमारी 1000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गई। कितने भाई पहुंच गई, 1000 डिग्री सेल्सियस। ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन जो बाहरी सरफेस 1000, 6 तरफ से आप हीट दे रहे हो, जो 1000 सरफेस डिग्री पे बाकी 6 सरफेस पहुंचेगी, क्या मोटाई में है ना, मेटल मोटा है ना, पतला तो है नहीं, तो क्या उसके बीच में जो सेंटर वाला भाग होगा, मैं बीच की बात कर रहा हूं, 6 तरफ से बीच में, इधर से भी बीच में जाइए, इधर से भी बीच में, इधर से भी बीच में, इधर मतलब अंदर के भाग की मैं बात कर रहा हूं। कोई हमारा मेटल हो गया, तो ये जो जहां हमारी पेन है, मैं अंदर की बात कर रहा हूं। ठीक है, अंदर के बाद कि इसके बीच का भाग जरूरी थोड़ा कि उसमें 1000 पहुंचाओ। 6 तरफ से आप हीट दे रहे हो, तो जो डायरेक्ट हीट के संपर्क में है, तो बाहरी सरफेस जो है, 6 तरफ की बाहरी सरफेस पहले 1000 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगी, लेकिन अंदर वाली जो इसके है, अंदर का जो भाग है, हो सकता है अभी वो कितने पे हो, अभी वो 995 पे भी हो,
995 डिग्री सेल्सियस पे ही हो। अब पता चला बाहर देखिए 1000 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, अब तभी तेजी से ठंडा कर दिए, तो बाहर तो 1000 डिग्री सेल्सियस था लेकिन अंदर 995 था। जब तेजी से ठंडा करेंगे तो बाहर का गुण कुछ और आ जाएगा, बाहरी सरफेस का, अंदर का कुछ और रह जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि पूरा टेम्परेचर एक समान हो सके। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारा बाहरी सरफेस 1000 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो कुछ समय के लिए हम लोग उसी टेम्परेचर पे रुके रहते हैं, 1000 डिग्री सेल्सियस पे ही हीट को उसी पे कुछ देर के लिए रोके रहते हैं, जिससे क्या हो कि अंदर का भी तापमान एक समान हो सके, अंदर भी वो टेम्परेचर पहुंच जाए धीरे धीरे, और अंदर का भी टेम्परेचर, बाहर वाली टेम्परेचर सब एक समान हो सके। उसी को क्या बोलते हैं, सोकिंग टाइम। मतलब वो टेम्परेचर को सोखता है 5-10 मिनट के लिए। हम लोग जैसे नॉर्मल प्लेन कार्बन स्टील है ना, नॉर्मल कार्बन स्टील है तो 5 mm थिकनेस को 10 मिनट के लिए रख देते हैं, 10 mm 5 mm इस तरह से, मतलब ना अपना अलग अलग होता है, तो 5-10 मिनट के लिए उसी टेम्परेचर पे रुके रहते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे समस्त भाग का टेम्परेचर एक समान हो जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोकिंग टाइम बोलते हैं। सोखना इसलिए मैंने बोला था ना, क्या स्टील को आवश्यक तापमान तक गर्म करना, उसी तापमान में एक समय के लिए रखने, कि हम थोड़ी देर के लिए उसी तापमान पे क्यों रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं कि जिससे वो टेम्परेचर को सोख ले। सोखना इसलिए मैं बोल रहा हूं जिससे आपको सोखना और सोकिंग याद आ जाए। सोकिंग का मतलब सोखना एक तरह से, मैं बस समझने के लिए बता रहा हूं। सोकिंग का मतलब एक तरह से सोखना, थोड़ी देर के लिए जब इसी टेम्परेचर पर रखेंगे तो स्टील का पूरा अंदर बाहर पूरा टेम्परेचर एक समान हो जाएगा, तो ये हमारा सोकिंग टाइम होता है। ठीक है, बाकी हीटिंग क्या है, तो स्टील को गर्म करना है, हीटिंग कहलाता है, गर्म कर रहे हैं। क्वेंचिंग क्या है, क्वेंचिंग का मतलब होता है ठंडा करना। जब हमारी स्टील गर्म हो जाती है पूरा एक समान 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो वही ठंडा करने की प्रोसेस को ही क्वेंचिंग बोलते हैं। इसको ठंडा करने की प्रोसेस को क्वेंचिंग बोला जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग कैसे कैसे क्वेंचिंग कर सकते हैं, तो ब्राइन सोल्यूशन होता है हमारा क्वेंचिंग के लिए, ठंडा करने के ये सब मीडिया है। ब्राइन सोल्यूशन सबसे तेज ठंडा करता है, इसके बाद आता है वाटर, या उससे इसके बाद दूसरे नंबर पे एयर ठंडा करता है तेजी से, फिर आता है ऑयल, फिर आता है एयर। ये हमारे ठंडा करने की दर होगी ना, सबसे तेज ब्राइन सोल्यूशन, फिर वाटर, फिर ऑयल, फिर एयर। ये सब हमारे क्वेंचिंग मीडिया है। क्वेंचिंग मीडिया मतलब ठंडा करने के माध्यम, स्टील को गर्म करने के बाद इन्हीं के माध्यम से ठंडा किया जाता है। अगर हमें तेजी से ठंडा करना है, सबसे तेज से ठंडा करना है ब्राइन सोल्यूशन, उससे कम तेजी से तो वाटर, ऑयल, ये दोनों लगभग मीडियम वाले में आते हैं। ठीक है, और सबसे धीमी गति से एयर ठंडा करता है। हार्डनिंग आप लोग जानते ही हो। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्या है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले ब्राइन सोल्यूशन पानी, तेल, ऑयल और हवा का उद्देश्य क्या। अभी मैंने आपको बताया भाई, ब्राइन सोल्यूशन पानी, तेल, हवा हम लोग क्यों यूज कर रहे थे, हम लोग इसको यूज कर रहे थे ठंडा करने के लिए, गर्म करने के बाद ठंडा करने के लिए, मतलब क्वेंचिंग के लिए। क्वेंचिंग का मतलब ठंडा करना होता है। क्वेंचिंग का मतलब क्या है, ठंडा करना। आई बात समझ में। सोकिंग आपको बता ही दिया, हीटिंग बता दिया, ऑस्टेनाइट बता दिया, सब पीछे बता दिया है। आगे देखिए, स्पेशल एलॉय स्टील के लिए कौन सा क्वेंचिंग मीडिया यूज किया जाता है। मतलब हम लोग अलग अलग स्टील के लिए जिस हिसाब से स्टील होती है उस हिसाब से भी क्वेंचिंग मीडिया को यूज करते हैं, ठंडा करने का माध्यम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो ब्राइन सोल्यूशन मैंने बताया था सबसे तेजी से ही ठंडा करता है, इसको हम लोग NaCl भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, या फिर नमक या कास्टिक सोडे का घोल भी बोलते हैं। नमक या कास्टिक सोडे का घोल, हालांकि आपके एग्जाम में ब्राइन सॉल्यूशन ही मिलेगा लिखा हुआ, ज्यादातर यही आता है। ठीक है, सबसे तेजी से ठंडा ब्राइन सॉल्यूशन करेगा, उसके बाद वाटर करेगा, देखिए सीरियल से दिया, फिर ऑयल करेगा, फिर कोल्ड एयर करेगी। सीरियल से अभी पहले नंबर पे या दूसरे पे या तीसरे पे या चौथे पे, या सीरीज इनका ठंडा करने का। प्लस भाई ब्राउन सॉल्यूशन का यूज करते हैं जब सबसे तेज गति से ठंडा करना हो, सबसे तेजी से ठंडा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद वाटर, पानी हम लोग कब यूज करते हैं, प्लेन कार्बन स्टील के लिए। प्लेन कार्बन स्टील के लिए हम लोग वाटर यूज करते हैं, पानी यूज करते हैं। ऑयल कब यूज करते हैं, तो ये हमारा होता है, देखिए ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कर रहा था, स्पेशल एलॉय की। ठीक है, प्लेन कार्बन स्टील के लिए हम लोग पानी यूज करते हैं, ऑयल हम लोग एलॉय स्टील के लिए यूज करते हैं, एलॉय स्टील के लिए। और कोल्ड लेयर हम लोग स्पेशल एलॉय स्टील के लिए, स्पेशल एलॉय स्टील के लिए। आई बात समझ में। तो इस तरह से हमारा क्वेंचिंग मीडिया यूज किया जाता है। अब तो आपको अपना जो आंसर मिल गया होगा। क्या पूछा था, विशेष मिश्र धातु, इंग्लिश देखिए स्पेशल एलॉय स्टील, सॉरी स्पेशल एलॉय स्टील कौन सा है, एयर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यह सबसे धीमी गति से ठंडा करता है, यह सब, अरे यार क्यों नहीं चल, सबसे धीमी गति से ठंडा, धीमी गति से ठंडा करता है।
ये वाला, ठीक है, कोल्ड लेयर। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि देखिए प्लेन कार्बन स्टीम तो साधारण हो गया, अगर मान लीजिए कोई साधारण आदमी आता है तो आप लोग फिर पानी पिला के टरका देते हो ना, और कोई स्पेशल आदमी आ गया, कोई स्पेशल गेस्ट आ गया, तो आदमी उसे एसी में रखता है, एयर ठंडी हवा में रखता है, कोल्ड लेयर ठंडी हवा में, है ना। तो इससे दो याद हो जाएगा कि कोई नॉर्मल आदमी आ गया, साधारण आदमी आ गया, तो पानी पिला के आप लोग टरका दोगे कि अरे यार चलो ठीक है हो गया आपका, पानी पी लीजिए, पानी पिला के उतना आप ध्यान दें। पर कोई स्पेशल गेस्ट आ जाता है तो फटाक से उसके लिए ठंडी हवा वगैरह की व्यवस्था की जाती है, एसी की व्यवस्था की जाती है, ठंडी हवा की व्यवस्था की जाती है, तो कोल्ड लेयर। तो इससे आपको दोनों याद रहेगा कि जब स्पेशल लगा होगा तो कोल्ड लेयर, स्पेशल आदमी आ गया, आगे लाइट लगा, स्पेशल आदमी आ गया तो आप ठंडी हवा की कोल्ड लेयर की व्यवस्था करोगे, और नॉर्मल आदमी है तो उसे पानी पिला के, प्लेन मतलब नॉर्मल आदमी साधारण, तब आप उसे पानी पिला के भेज दोगे, बाकी ऑयल वाला फिर अपने आप याद हो जाएगा। तो इस तरह से याद करने का तरीका मैं थोड़ा बता दिया हूं कि आपको याद रहेगा। अगला देखिए, 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए किया गया उसका उपचार। बताया मैंने भाई 400 डिग्री सेल्सियस से नीचे किसको करते हैं, टेम्परिंग करते हैं, शॉक रेजिस्टेंस और टफनेस बढ़ाने के लिए। हार्डनिंग क्या है, एनीलिंग क्या है, नॉर्मलाइजिंग क्या है, तीनों पीछे हम लोग की बात हो चुकी है। अगला देखिए, एनीलिंग का फायदा क्या है, यहां पूछ रहा है एनीलिंग का क्या फायदा है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से सॉल्व कर देंगे। घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाना, घिसने का प्रतिरोध कौन बढ़ाएगा, जब वो हार्ड होगा तभी तो वो जल्दी घिसेगा नहीं, घिसने का प्रतिरोध करेगा, विरोध करेगा, कब करेगा, घिसने का विरोध जब वो हार्ड होगा। मतलब ये हमारा कैसे आता है भाई, हार्डनिंग के द्वारा आता है। कैसे आता है, हार्डनिंग के द्वारा आता है, ठीक है। फिर कह रहा है स्टील की ग्रेन संरचना को परिष्कृत करना, मैंने बताया ग्रेन संरचना परिष्कृत कैसे होगा भाई, नॉर्मलाइजिंग। कैसे होगा, नॉर्मलाइजिंग के द्वारा होता है, नॉर्मलाइजिंग के द्वारा होता है। और काटने की क्षमता जोड़ना, मतलब काटने की क्षमता कब आएगी उसके अंदर, दूसरे को कब काट पाएगा, जब वो खुद कठोर होगा, मतलब यह भी हमारा हार्डनिंग हो गया, हार्डनिंग। जब तीनों ऑप्शन आपको पता चल गया, हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, तो एनीलिंग वाला कौन सा होगा, सीधी सी बात है पहला ऑप्शन बच गया, टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस, ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कभी कभी ऑप्शन के माध्यम से भी बड़े मजेदार तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यह कब होगा, जब आप उसके बारे में डिटेल में जानते होंगे। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि थ्योरी पूरी कंप्लीट पढ़नी बहुत जरूरी है। यह आपके आगे भी काम आएगी, कहीं आपको इंटरव्यू देना है, कहीं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है, कंपटीशन में बैठना है, तब यह आपके काम आएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग थ्योरी पढ़िए, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। आप अपने कॉलेज में पढ़ लीजिए, यार दोस्त से पढ़ लीजिए, मतलब कैसे भी करके आपको पढ़ना, सेल्फ से पढ़ लीजिए, नहीं तो उसके बाद अगर हमसे पढ़ना है तो हम भी अवेलेबल है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से, आपको प्ले स्टोर से ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे जाकर के ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे ना, वहां पे हमारा मोबाइल ऐप मिल जाएगा, वहां पे डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे देखेंगे सभी जो थ्योरी है ना, पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट अच्छे से पढ़ाया गया, आप देख करके वहां बढ़िया बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए यहाँ कह रहा है स्टील के घटकों के आंतरिक दोष को दूर करना, यह भी बात हो गई है भाई। आंतरिक दोष कैसे दूर होगा, आंतरिक दोष को दूर करना है, नॉर्मलाइजिंग, एनीलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, पीछे बात हो चुकी है, बार बार बात नहीं करेंगे की चीज को। अगला, हल्के टार्क को संचारित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। हल्के टार्क की बात कर रहा है मैं, जल्दी जल्दी हम लोग सबको देख लेते। देखिए सैडल की हल्के टार्क के लिए होता है, लेकिन सैडल की दो टाइप का है, एक हमारा फ्लैट सैडल की, एक हमारा फ्लैट सैडल की, एक हॉलो सैडल की। तो इसलिए इसमें नाम ही नहीं लिया कि अब बात किसकी कर रहा है, फ्लैट वाले की बात कर रहा है, हॉलो वाले की बात कर रहा है, तो इसीलिए तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको सही कर नहीं सकते। क्योंकि जो हमारा फ्लैट सैडल की है ना, ये दो सॉरी सैडल की दो टाइप का, फ्लैट और हॉलो। देखिए हमारा मेन जो की होता है वो दो टाइप का था, सैडल की, संक की, यह भी मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए बोल रहा हूं पहले से वीडियो देख करके पार्ट वाइज तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सैडल की और संक की। संक की क्या है, जब हमारी की के लिए खांचा शाफ्ट और हब दोनों में काटा जाए, मतलब ये हमारी शाफ्ट हो गई, इसके ऊपर जो पुली या गियर लगाते हैं उसको हब कहते हैं। अगर दोनों में, इसमें भी खांचा कटा हो, इसमें भी, मतलब शाफ्ट में भी खांचा, हब में भी खांचा, तब वो संक की कहलाता है। सैडल की क्या होता है, जिसमें शाफ्ट में कोई खांचा नहीं काटा जाता, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर पुली या गियर जो लगाया जाता है, जो हब लगाया जाता है, सिर्फ उसमें खांचा कटा, तब हमारा क्या होता है, सैडल की होता है। ये हम लोग की पहले बात हो चुकी है, हल्का सा मैंने फिर से बता दिया आपको। चलिए तो यहाँ पे सैडल की, अब सैडल की भी में दो है, फ्लैट और हॉलो, देख रहे हैं दोनों सैडल की है ना। तो यहाँ पे देखिए शाफ्ट में कोई खांचा नहीं है, नहीं है ना, बस ऊपर हमारी उसमें खांचा कटा हुआ, किसमें, हब में। यहाँ भी देखिए हब मतलब पुली या गियर, यहाँ भी देखिए शाफ्ट में कोई खांचा नहीं, शाफ्ट हमारा, शाफ्ट में कोई खांचा नहीं, सिर्फ कहाँ कटा हुआ है, हब में कटा हुआ है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमारी सैडल की में ऐसे ही होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे यह जो है हमारा
फ्लैट सेटल की, फ्लैट सेटल में क्या करते हैं कि देखिए की अगर हमारी नॉर्मल है, ये हमारा सॉफ्ट हो गया, इस पे आप की नॉर्मल हम ऐसे बैठाएंगे तो इसको सही से बैठ नहीं पाएगा ना, उचित स्थान नहीं मिलेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, की हमारी सही से बैठ पाए इसके लिए हम लोग थोड़ा सॉफ्ट की उस स्थान पे घिस देते हैं। घिस देने से क्या होता है, आप की को बैठने के लिए स्थान मिल जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे की कहता है नॉर्मल फ्लैट है, इसलिए फ्लैट सेटल की कहते हैं। जबकि हॉलो सैडल में सॉफ्ट को घिसने उठने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या किया जाता है कि जो की का निचला हिस्सा देख रहे हैं, जो की का नीचे वाला हिस्सा होता है ना, इसको शाफ्ट के करो के हिसाब से ही इसको बना दिया जाता है। इसके नीचे वाले भाग को शाफ्ट की वक्रता के हिसाब से मैच करते हुए इसको भी बना देते हैं, जिससे शाफ्ट को घिसने की जरूरत नहीं पड़ती और यह करो इस पे आसानी से बैठ जाता है। तो ये दोनों हमारे हो गए। देखिए गिव हेड की क्या है, तो इसको पहले देख लेते हैं। गिव हेड की देखिए यह फिगर जो है आपका ना, यह गिव हेड की का, इस वाले हेड को ही हम लोग गिव हेड बोलते हैं, गिव हेड। इस गिव हेड की मदद से इसको लगाना और निकालना आसान होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है किस की को लगाना और निकालना आसान है, गिव हेड की को। दूसरा यह जो होता है हमारा, देख रहे हैं आधा शाफ्ट में है आधा हब में, मतलब शंख की का टाइप है। किसका टाइप है, शंख की का है। और इसको वहां पे लगाते हैं जहां पे किनारे पे बार बार पुली को लगाना और निकालना हो, ऐसी जगहों पर भी हम लोग इसी का यूज करते हैं, गिव हेड की का। फीदर की क्या है, तो यह जो फिगर देखिए इसमें क्या है ना, यह दोनों को देखिए यहाँ पे इधर पतला है, इधर इसका चौड़ा है, मतलब टेपर में बना हुआ है। टेपर में बना हुआ तो जब इसको ठोक देंगे तो क्या होगा, या पुली या गियर इधर उधर भी नहीं खिसकेगी और रोटरी मोशन मतलब पुली और जो हमारे शाफ्ट है इनमें भी सापेक्ष गति नहीं होगी, मतलब दोनों आपस में जाम हो जाएंगे। सापेक्ष तब बोलते हैं जब एक का कम एक का ज्यादा हो, एक की गति अलग एक की अलग, तो बोला जाएगा यह इसके सापेक्ष ज्यादा है। जब दोनों सेम है तो सापेक्ष बोल ही नहीं सकते। तो वही चीज है कि यह क्या करता है, यह दोनों भाई टेपर में है ना, तो यह रोटरी मोशन घूर्णन गति और रिलेटिव मोशन दोनों को रोक देता है, सापेक्ष गति। रोटरी मोशन और रिलेटिव मोशन यह दोनों को रोक देता है। कौन, गिव हेड की, यह दोनों को रोक देगा, ठीक है। लेकिन जो हमारी फीदर की होती है ना, यह देख रहे हैं यह भी शंख की का ही टाइप है, क्योंकि इसमें भी यह आधा हब में जाता है आधा शाफ्ट में जाता है। इसकी की देखिए इस तरह से बनी होती है, किनारे पे से ज्यादातर राउंड वाले मिलते हैं और इसमें दो होल बना दिया जाता है। इसको शाफ्ट के अंदर भी होल बना होता है, जिससे स्क्रू की मदद से शाफ्ट में टाइट कर देते हैं। तो यह देखिए इसमें कोई टेपर नहीं होता है, बिल्कुल प्लेन सीधी होती है। तो इस वजह से क्या होता है ना कि यह इस पर जब हम पुली लगाएंगे तो यह देखिए बिल्कुल प्लेन है, कोई टेपर नहीं है। तो जो हमारा पुली या गियर लगेगा उसके रिलेटिव मोशन को तो रोक देगा, लेकिन एक्सियल मोशन होने देगा। कई बार पूछता है कि कौन सी की एक्सियल मोशन को होने देती है, तो वह हमारा यही है, फीदर की है, ठीक है। यह क्या करता है, रोटरी मोशन को रोक देगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया ना, देखिए, अरे यार आज बहुत गलतियां हो रही है। रिलेटिव मोशन या रोटरी मोशन तो लगभग एक ही चीज होगी ना। यह क्या कर रहा था, रिलेटिव मोशन या रोटरी मोशन मतलब सापेक्ष गति को रोक रहा था, ठीक है। प्लस एक्सियल मोशन, रिलेटिव मोशन तो सापेक्ष गति होगी ना, दोनों घूमने वाले, रोटरी मोशन दोनों को आपस में जाम कर रहा था। पर एक्सियल मोशन मतलब इधर उधर आगे पीछे इस तरह से सापेक्ष करने की गति, तो एक्सियल मोशन को भी रोक देता है। अच्छी गति बोलेंगे, एक्सियल मोशन बोलेंगे यार, ये थोड़ा सा दोनों सेम चीज हो गई थी लगभग, ठीक है। ठीक है, यहां पर भी वही चीज है कि रिलेटिव मोशन को तो रोक देगा, किसको, रिलेटिव या घूर्णन वाले को तो रोक देगा, दोनों को आपस में जाम कर देगा, रिलेटिव मोशन रोक देगा, ठीक है। लेकिन एक्सियल मोशन होने देता है। एक्सियल मोशन इस पे इधर उधर हम खिसका सकते हैं, एक्सियल मोशन होने देता है इधर की, ठीक है। उसके बाद बारी आती है देखिए उड्डरप की। तो यह जो है हमारा ना, यह उड्डरप की देखिए ऐसे अर्धवृत्ताकार आकृति में बना होता है। नीचे इसका अर्धवृत्ताकार आकृति है, ऊपर आयताकार, मतलब इसके शाफ्ट में जो है अर्धवृत्ताकार खांचा कटा होता है, जबकि हब में आयताकार खांचा कटा होता है। और यह टेपर शाफ्ट पे यूज की जाती है। कहां पे, टेपर शाफ्ट पर यूज की जाती है। ऑटोमोबाइल वगैरह में ज्यादातर यूज किया जाता है। देख रहे हैं, एयर शाफ्ट टेपर में इस पे यूज किया गया। यह खुद से अपने आप को इसमें एडजस्ट कर लेती है, इसलिए इसको एडजस्टेबल की भी कहते हैं। खुद से एडजस्ट करके सेट हो जाती है, इसलिए इसको, क्योंकि टेपर शाफ्ट में खुद से एडजस्ट कर लेगी, तो इसलिए इसको एडजस्टेबल की के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यह भी हमारा क्या हो गया, उड्डरप की हो गया। और उड्डरप की है जो हमारा क्या होता है, लाइट टार्क, हल्के टार्क को संचालित करने के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो जाएगा, उड्डरप की। तो ये हमारी उड्डरप की होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले चलते हैं।
अगला कह रहा है स्टील के यांत्रिक गुणों जैसे स्ट्रेंथ, चिमड़पन, डक्टिलिटी। स्ट्रेंथ हो गया हमारा, टफनेस हो गया, डक्टिलिटी हो गई, कैसे प्रभावित होते हैं, किसके द्वारा प्रभावित होता है? हाउ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील लाइक स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी आर अफेक्टेड। तो देखिए यह मेन जो होते हैं ना, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी कब खत्म हो जाती है, या टफनेस का क्या होता है, स्ट्रेंथ कब बढ़ जाती है, तो यह कब होता है, जब हम लोग हार्डनिंग करते हैं। मेन ये जो प्रॉपर्टीज तीनों है ना, किसके द्वारा अफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है, तो हार्डनिंग प्रोसेस के द्वारा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी देख रहे हैं बाय हार्डनिंग, यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही था। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा चीजें अच्छे से समझ में आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, और वीडियो कैसी लग रही है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और मैंने जैसे कि हमेशा आपको बताता हूं कि आपका काम यहीं पे खत्म नहीं हुआ, आपको अब क्या करना है, जैसे वीडियो खत्म होती है, समाप्त होती है, उसके बाद आपको इस वेबसाइट पे जाना है www.globalit.org वेबसाइट पे जाइए, वहां पर ऑनलाइन टेस्ट लगाइए, टेस्ट लगाने के बाद फिर आइए, फिर कमेंट करके बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ था। टेस्ट कैसे लगाना है मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, स्टार्टिंग के वीडियो में, कि आपको कैसे कैसे टेस्ट देना है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।